Hello, hi. Welcome to the second session of ratio. So the question is, the income of A and B are in the ratio 4:3 and their expenditures are in the ratio 2:1. That means दो लोगों A और B जिसकी इनकम का रेशियो 4:3 में है और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, मतलब उनके खर्चे का जो रेशियो है, दिस इज़ 2:1, 2/1 में है। ठीक, इफ़ ईच वन सेव 1000 रुपीज़ फाइंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स। तो अगर दोनों लोगों की जो सेविंग है वो इक्वल है, विच इज़ 1000, सो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम, तो उनकी इनकम्स क्या होगी। ठीक, तो ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछते हैं उसमें बोल देते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारी सेविंग इक्वल है विच इज़ 1000, हो सकता है कि वहाँ पे दोनों की सेविंग जो है वो डिफरेंट हो। ठीक, मे बी वन इज़ 1000 एंड अदर इज़ 1200 रुपीज़, लाइक दिस। ओके, कुछ भी हो सकता है कुछ। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन इस क्वेश्चन में लाया जा सकता है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट में चलेंगे, फिर हम देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या ले सकते हैं। शॉर्टकट जो होते हैं एक्चुअली वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस तरह के हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, let's move as the income ratio is 4:3. So first of all we can take as income of A is a 4x and the income of B as a 3x. Okay, so here let the income of A is a 4x and income of B is a 3x. Clear? So this is the income of A and this is the income of B, as the ratio of income of A is to B is 4:3. And the ratio of their expenditure is 2:1. So here this is the relation of expenditure. So we assume the expenditure of A is 2y and B is y. Since the ratio of A is to B is 2:1, this is their expenditure. Okay, so here we have to know one formula. एज एवरीबडी नो, इनकम जो होगा वो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, खर्चा और बचत, सेविंग की बराबर होगा। मतलब हमारी जो इनकम होगी, अर्निंग होगी, या तो हम उस पर खर्चा करेंगे और बाकी चीज़ जो बचेगा वो हमारा बचत हो जाएगा। दैट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला। ओके, सो एज वी नो दैट फॉर ए, अगर मैं ए की इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे ए का इनकम 4x है और ए का जो खर्चा है 2i है। तो अगर मैं इनकम से, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, अगर मैं इसको माइनस करूँगा इधर ला करके तो इधर हमारा सेविंग बचेगा। तो कैन यू से 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1000? कैन यू राइट दिस? ओके, same for B. So we also write here 3x minus y. 3x is the income of B and y is the expenditure of B. So I can say 3x minus y is equal to 1000. Okay, as these two are equal, since their saving are 1000. Okay, so 4x minus 2y is equal to 3x minus y. ये क्लियर हो गई बात, क्योंकि दोनों का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का सेविंग है और सेविंग कितनी है? 1000 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच हो सकती हैं सॉल्व करने की। पहली अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है कि हम लोग 4x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस वाई, मतलब हम केवल इतने पार्ट में सॉल्व करें, या हम इनको 1 बाई 1 करके इक्वेशन में सॉल्व करें ऐसे। ठीक, चलो, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आप चाहो तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1000. ठीक, अनदर इक्वेशंस भी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 और दिस टू आर लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ से x और y फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, इफ यू सॉल्व x एंड y, आई गेट x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 500. If x equal to 500 and y equal to 500, so if we find the income, so यहाँ पे इनकम निकालने के लिए हमें पता है कि 4x और 3x, मतलब हमें यहाँ पे केवल x की ज़रूरत होगी। तो हम चाहे तो y ना निकालें,
चाहे तो आप निकाल लें, कोई उससे दिक्कत नहीं है, बट यस हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा x पे डिपेंड है। सो आई गेट x इक्वल टू 500, सो आई गेट 4x, 4x मतलब उसका 4 गुना मतलब 2000, और 3x मतलब उसका 3 गुना मतलब 1500, दैट मीन्स 2000 एंड 1500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते तो एक चीज़ में भी कर सकते थे, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, क्या 4x, आप लिख सकते थे यहाँ पे 4x माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 3x माइनस, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है, और सिंस यहाँ पे सेविंग इक्वल है तो हम इसको इक्वेट कर सकते थे। तो अब यहाँ से मैं 4x और 3x को अगर सॉल्व करूँगा तो ये x बनेगा, ये 2y इधर आ जाएगा, तो माइनस y में देखो x इक्वल टू y आ जाएगा, और जैसे x इक्वल टू y आएगा तो मुझे पता है कि आप इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो। मान लो आपने इसको यूज़ किया तो 4x, और सिंस y इक्वल टू x है तो 2y 2x में बदल जाएगा, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 1000। ओके, सो हियर 2x इज इक्वल टू 1000, so x equal to 500. If you get x equal to 500, so 4x is equal to 2000, and 3x is equal to 1500. Clear? Okay, now move to next question. This question is monthly incomes of x and y are in the ratio 1:3, and their expenses are in the ratio 19:14. That means x और y की जो इनकम का रेशियो है वो 1:3 पे है, और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो जो है वो 19:14 है। x सेव्स 18,860 रुपीज़ लेस देन y, x की जो सेविंग है वो 18,860 रुपया कम है y से। सेविंग का डिफरेंस है, मतलब y की जो सेविंग है यहाँ से x से कितना ज़्यादा है, वो 18,860 रुपये ज़्यादा है, y की जो सेविंग है वो ज़्यादा है और x की सेविंग कम है एज पर द क्वेश्चन। ओके, द टोटल दे सेव, और उनके जो टोटल सेविंग है वो 36,020 रुपया है, 36,020 रुपीज़। सो व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स। क्लियर। Again we just solve this question by assuming two constant here. For the income we assume x and 3x, and for the expense we assume 19y and 40y. Okay, so let's income of x is the here in the solution is, let's say p and q is given, you can assume x and y, any constant we can assume, we are free, right? हम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनकम ऑफ एक्स को, सिंस क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में वेरिएबल मतलब पर्सन का नाम जो है वो एक्स और वाई से दिया, इस वजह से हम यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हम लोग वाई नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे पी एंड क्यू ले लिया है, ठीक। ओके, सो लेट्स से एक्स का जो इनकम है वो पी है, तो वाई का इनकम 3p हो जाएगा। एक्सपेंसेस आपका x का 19q हो जाएगा, और एक्सपेंसेस अब y का जो होगा वो 40q हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इनकी सेविंग जो है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग के बारे में क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, तो हमें वहीं से कोई ना कोई इस कॉन्स्टेंट को निकालने में मदद मिलेगी। ओके, तो सेविंग जो x की बनेगी वो बनेगी क्या, इनकम। इनकम से हम क्या करेंगे, सेविंग x की क्या होगी, इनकम से हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। ये हो गई x की इनकम और ये हो गई x की एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स p माइनस 19q ये x की सेविंग होगी। सेम फॉर y, 3p माइनस 40q, दिस इज द सेविंग ऑफ y. So now it is given total saving. What is total saving? The total saving is nothing is p minus 19q plus 3p minus 40q. तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो इनकी टोटल सेविंग आ जाएगी। और क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो 36,020 रुपीज़ गिवन है। और यहाँ पे भी बताया है कि जो y का जो सेविंग है वो 18,860 रुपया ज़्यादा है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इस y की सेविंग से हम लोग इस y की सेविंग से हम लोग इस x की सेविंग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बिल्ड हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18,860। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये क्रिएट हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये क्रिएट हो गई। हम लोग यहाँ से p और q का वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन में इनकम पूछा गया है, तो क्योंकि इनकम जो है हमने उस पर p मान रखा है, p और 3p, तो हम यहाँ पे केवल p की वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस टू लीनियर इक्वेशन, दो सिंपल इक्वेशन है जिसमें से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ p का वैल्यू कितना मिल गया, 10,480। सो यस, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p वी जस्ट से दैट कि x का जो इनकम होगा वो p था, तो इसका मतलब कि 10,480 रुपीज़ इज द इनकम ऑफ p, सॉरी x, एंड द y का 3p, इसका थ्राइस कर देंगे तो हमें यहाँ पे
वाई का इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट वही है पहले दूसरे क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। इसका मतलब कि उसके पास ने क्या किया, ब्लैक सॉक्स के 4 पेयर लिए हैं और सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, मतलब कि ब्राउन सॉक्स के उसने नहीं पता कितने, तो इसमें हम कुछ मान सकते हैं एक्स वाई जेड एनीथिंग, राइट। द प्राइस ऑफ अ ब्लैक, अब देखो स्टेटमेंट बहुत क्लियर समझना, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे वेरिएबल मान लो एक्स वाई ए बी सी, तो आपको बहुत ही इसमें ऑप्टिमाइज तरीके से, आपको बहुत ही इसमें क्लेवर तरीके से आपको अपने वेरिएबल्स को एज्यूम करना है। ठीक, तो द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर इज़ डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। इसका मतलब कि अगर ब्राउन पेयर का प्राइस जो होगा, लेट्स एज्यूम दैट कि अगर 1 होगा तो ब्लैक पेयर का जो होगा वो डबल होगा। इसका मतलब कि 2 रुपये होगा। इसका मतलब अगर ब्राउन पेयर का x होगा तो ब्लैक पेयर का 2x होगा। ठीक, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाय मिस्टेक। मतलब कि जब जो क्लर्क था जब बिल बना रहा था उसने क्या किया, ब्लैक पेयर कितने थे और ब्राउन पेयर जितने भी थे उनमें इंटरचेंज कर देता है। मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में तो वैसे 4 पेयर ऑफ ब्लैक दिया हुआ है, तो हम अगर मान लें कि 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स है और x पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स है, तो ये तो हमारा एक्चुअल नंबर है। व्हेन क्लर्क इंटर्ड द नंबर इनटू द एट द टाइम ऑफ बिलिंग, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने इन नंबर को चेंज कर दिया। मतलब x जो हमने ब्राउन सॉक्स लिए थे उसने मान लिया कि x हमने ब्लैक लिया है, और जो 4 जो हमारे पास ब्लैक सॉक्स थे उसने मान लिया कि आपने ब्राउन ले लिया। ठीक, कि इंटरचेंज करने से बिल में डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया है कि ऐसा इंटरचेंज करने से क्या होता है, जो बिल होता है वो 50% जो होता है बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल बिल था वो कम था और इंटरचेंज करने के बाद बिल हमारा 50% इंक्रीज़ हो गया है। जैसे कि मान लो इंक्रीज़ कैसे, मतलब कि अगर मान लो पहले मेरा बिल था 100 रुपया, तो अब कितना बन जाएगा इंटरचेंज करने से, 150 रुपया बन जाएगा। दैट मीन्स इट इज इंक्रीज्ड बाई 50%। इट इज़ नॉट से हियर कि 100 ही है, कुछ भी हो सकता है बस। ठीक, सो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ द सॉक्स इन द ओरिजिनल। तो बताना है आपको कि आपने ओरिजिनली कितने ब्लैक और ब्राउन पेयर के सॉक्स लिए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि नंबर आप आपने ब्लैक जो लिए थे वो 4 पेयर थे। तो आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो 4:1 है, 4:3 है, 3:4 है, 1:4 है, 2:3 है। तो आई डोंट नो यहाँ पे 3:4 तो नहीं हो, क्योंकि पहले में हमारे पास क्या था, पहले हमसे पूछा गया है ब्लैक, तो ब्लैक में तो पहला 4 तो लिया ही है, तो 4:2 कुछ आना चाहिए। अब 4:2 कुछ आ रहा है तो 3 तो आएगा नहीं 4 को काटने से, है ना। तो 4:3 हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, क्योंकि 4 हो सकता है 4:6 आ जाए। तो 4 और 6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 बन जाएगा 2, 6 बन जाएगा 3, तो कुछ भी अभी हो सकता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन में। अब ध्यान देना कि आपको वेरिएबल्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से एज्यूम करने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या अननोन है, यहाँ पे ब्राउन सॉक्स जितने आपने लिए हैं पेयर में वो नहीं पता, और यहाँ पे एक वेरिएबल आपके पास बन सकता है उनकी प्राइस को लेकर के। ठीक, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सपोज द मैन ऑर्डर्ड x पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, जो हमने बोला था ब्राउन सॉक्स में पेयर कितने हमें नहीं पता, तो हमने x माने, और कॉस्ट ऑफ दिस कॉस्टिंग ऑफ दिस इज़ y पर पेयर। इसी को मान लेते हैं ब्राउन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ पर पेयर है, क्योंकि यहाँ पे देखो द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर, ये लाइन देखो, द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर इज़ डबल ऑफ द ब्राउन पेयर। इसका मतलब ब्राउन पेयर का अगर प्राइस y रुपीज़ पर पेयर होगा तो ब्लैक का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एक वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स है यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं। ठीक, तो 2 वेरिएबल पे हम लोग चलते हैं। सो नाउ, तो हमने यहाँ पे मैन ऑर्डर्ड x पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स और उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, y रुपीज़ पर पेयर मान लिया। तो अगर y रुपीज़ पर पेयर आपका ब्राउन सॉक्स का रेट होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ब्लैक का होगा कितना होगा, ब्लैक का आपका 2y पेयर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, स्टार्ट वाली जो हमने एक्चुअल लिया था नंबर, तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिया, 4 पेयर हमने ब्लैक के लिए थे, तो इसकी कितनी कॉस्ट बनी होगी, 4 × 2y बनी होगी। ठीक, क्लियर। प्लस हमने x पेयर लिए हैं ब्राउन के, और इसकी हमने कितनी कॉस्ट है पर पेयर की, ये देखो, ये y हो गई। तो ये मेरा क्या है, यही हमारा ओरिजिनल बिल होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया कि ये 4 जो पेयर हैं ब्लैक के और जो x पेयर हैं आपके ब्राउन के इंटरचेंज कर दिया, ये इधर ला दिया
और क्लर्क ने इसको इधर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग जो अब हमारा बिल बनेगा वो बनेगा कितना, x इंटू 2y, x इंटू 2y, ठीक, प्लस ये इधर आ जाएगा 4 इंटू वाई, ये क्लर्क ने बना दिया। इसलिए जो क्लर्क का ये बिल है x इंटू 2y, एक सेकेंड इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो जो क्लर्क ने बिल बनाया है वो कितना बनाया, x इंटू 2y, ये x इधर चला गया तो x इंटू 2y कितना हुआ, 2xy हो गया, ठीक है। और ये कितना आपके पास हो गया, 4 उधर चला गया तो कितना हो गया, 4y हो गया, ठीक है। तो इसके करने से क्या हुआ, तो ये देखो, तो ये कितना हो गया आपके पास 4y, दिस इज़ द 4y, एंड ये आपका आ गया इधर, आपका वैल्यू इधर एक्सचेंज हो गया 2xy, दिस इज द 2xy। ये किसका बिल है, ये क्लर्क का बिल है। और ये जो आपका ओरिजिनल बिल हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लर्क का बिल था वो 50% ज़्यादा हो गया आपके बिल से। मतलब आपका बिल अगर ओरिजिनल x बनना चाहिए, कुछ भी बनना चाहिए, x मान लेते हैं, तो क्लर्क का बिल बन रहा था 1.5x, मतलब 1.5 गुना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बिल कम है, क्लर्क का बिल जो उसने चढ़ाया वो ज़्यादा है, तो हम इसको बराबर करना चाहेंगे। तो जब हम कम वाले नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे 150% का, तब जाके क्लर्क वाले बिल से बराबर हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 2x, ये 2y इंटू, जिस मिनट 2y इंटू 4 इंटू प्लस yx, ये वाला बिल, ठीक, ये वाला, ये हमारा ओरिजिनल बिल था। इसी अमाउंट का अगर मैं 50% और ऐड कर दूं तो वो हमारे क्लर्क के बिल के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? मतलब हमारा जो बिल था, जो हमें एक्चुअल नंबर हमने बनाए थे बिल के, वो हमारा अभी कम है क्लर्क से, क्लर्क ने इंटरचेंज कर दिया, इस वजह से उसका 50% बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस प्लस 50% ऑफ दिस 50% ऑफ, अच्छा ये क्या लिखा, 8y देखो, इसको सिंप्लीफाई कर दिया उसने सीधा, 4 दूनी 8 ना, 4 2 8y और x इंटू वाई। तो इसका यही हमारा ओरिजिनल बिल है, इसी का 50% अगर इसमें ऐड कर दें तो यही हमारे क्लर्क का बिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी होल इक्वेशन क्रिएट हो गई। दिस इज द माई होल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए वाली। दिस वन इज द होल इक्वेशन, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू 16 मिलेगी। तो x आपको 16 मिल गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक कलर आपने 14 लिए थे और 16 आपने लिए ब्राउन, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 4 4 जा 1 एंड 4 6 4 जा 16, दैट मीन्स द रेशियो कम टू बी 1:4। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज है, कुछ सॉल्यूशन नहीं, बहुत कम लिखना पड़ा, बट यस दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा है, ठीक। चलते आगे। इस क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अ स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स इन द रेशियो 5:4:6:8:7 इन द 5 सब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल मैक्सिमम मार्क्स। अगेन इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, इस तरह कीवर्ड में आप ध्यान दो, इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो इक्वल है। He scored 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो 50% ही बनता है। पूछा है कि इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मोर देन 55% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब उसने कितने सब्जेक्ट में 55% से ज़्यादा, क्लियर है, मोर देन, ठीक है। कभी कभी होता है कि 55% एग्जैक्ट आ जाए तो आप उसको भी काउंट कर लोगे। तो दिस इज़ द अगेन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन पहले समझो, इसके बाद आंसर करो, जल्दबाजी में गलती हो सकती है क्योंकि नंबर ये देखो 1 2 3 4 गलत कर देंगे, बहुत क्लोज है, ठीक। चलते हैं। तो यस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनको स्कोर जितना भी वो लाया 5 4 6 8 7 इनको जोड़ देते हैं। तो ये देखो 5x 4x 6x 8x 7x, ये मान लो इसके मार्क्स हैं। तो हमने इनको सबको क्लब किया, जैसे ही हमने इसको क्लब किया तो हमें कितना मार्क्स मिला, 5 + 4 + 6 + 7 + 8, दिस इज 30x, एंड दिस 30x इज व्हाट, दिस 30x इज द 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, दैट मीन्स द टोटल मार्क्स वुड बी द 60x। 60x अगर टोटल होगा, अगर वो 30x लाएगा तभी तो आप बोलोगे 50% मार्क्स लाया है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। दैट मीन्स अगर 60x टोटल मार्क्स था और उसने भी पीछे बोला है कि हर एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इक्वल है, तो कितनी सब्जेक्ट थी हमारे पास, 5, तो मैंने 60x को 60x को 5 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स है हर एक पेपर का वो कितने x है, वो 12x है। तो 12x में हमारे
जो नंबर आए हुए हैं, एक सब्जेक्ट में 5x आया हुआ है, एक सब्जेक्ट में 4x आया हुआ है, एक सब्जेक्ट में 6x आया हुआ है, एक सब्जेक्ट में 8x आया हुआ है, एक सब्जेक्ट में 7x आया है। तो उसने ये पूछा है कि कितने सब्जेक्ट में उसने 55% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। इसका मतलब कि अगर 12x जो है वो हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसका मैं 55% निकाल देता हूँ, ठीक। तो 55% ऑफ दिस 12x, तो 50% ऑफ 12x 6x प्लस 5% और जोड़ दो, तो 10% कितना होगा इसका बताओ। 12 का 10% तो आपका 1.2 होगा, तो आधा कितना होगा 0.6 हो जाएगा। 0.6x वुड बी द 5%, जो टोटल कम्स हियर 6.6x आ गया। तो जिस सब्जेक्ट में उसका मार्क्स 6.6x होगा उस पर उसका मार्क्स 55% होगा। बट द क्वेश्चन आस्किंग टू हियर इन हाउ मेनी सब्जेक्ट ही गॉट more than 55%. Okay, so what to do? We just find out in how many subject he got the marks more than 6.6x. Okay, so in a 5x this is less than of 6.6x, not possible. This is 4x, is again not possible. This is 6x, this again not possible. So only we have two subject in which he got more than 55% and the marks are 7x and 8x. So answer of this question is a 2. So दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझिए। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अबू इब्राहिम एंड खालिद इनहेरिटेड फ्यू गोल्ड कॉइन्स। इनके पास कुछ गोल्ड कॉइन थे, राइट। इफ़ दे शेयर दोज कॉइन इन द रेशियो 1:5:8, अगर वो कॉइन को अपने तीनों में 1:5:8 दैट मीन्स 1:5:8 में शेयर करते हैं, देन 1 कॉइन रिमेन्स लेफ्ट आउट। तो ऐसा करने से एक कॉइन बच जाता है। बट इफ़ दे शेयर द कॉइन इन द रेशियो 1:3:7, बट अगर उसको 1:3:7 में शेयर कर देते हैं तो वो क्या होता है, कोई भी कॉइन नहीं बचता है। दैट मीन्स comparing both the cases, what is the minimum possible differences in number of coins that खालिद कैन गेट। बताना है आपको कि कितना मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है खालिद का जब पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1:5:8 में, और इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1:3:7 में, तो आपको बताना है कि खालिद के बीच में कितना डिफरेंसेज हो जाएगा ये दोनों केसेस, ठीक है। ओके, सो अगेन वी हियर द रेशियो इज गिवन 1:5:8, तो हम लोग यहाँ पे x 5x और 8x मान लेंगे, और दूसरा हमारे पास है 1 3 7 दैट इज y 3y एंड 7y। ओके, सो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सपोज इन द फर्स्ट केस कॉइन पहला केस था, ठीक, जिसमें से 1:5:8 था। तो सपोज दैट नंबर ऑफ कॉइन पोजेस्ड बाय अबू इब्राहिम एंड खालिद आर x 5x 8x रिस्पेक्टिवली। सो दैट मीन्स आफ्टर डिवाइडिंग दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज कॉइन्स दे हैड लेफ्ट 1 कॉइन्स, दैट इसका मतलब कि डिवाइड करने के उनके पास एक कॉइन बच जाता है। तो x + 5x + 8x विच कम आउट बी हियर 14x। तो 14x कॉइन तो बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो उसने बोला है क्वेश्चन में कि एक कॉइन जो है वो रिमेन बच जाता है। दैट मीन्स टोटल कॉइन जो थे वो कितने थे, 14x + 1 थे, ठीक। नाउ कंसिडर द सेकंड केस। द सेकंड केस में कहता है कि अगर वो तीनों में 1:3:7 दैट इज़ y 3y और 7y में बांटता है तो कोई भी कॉइन नहीं बचता है। इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो गए y के टर्म में कितने हो गए, 11y हो गए। नाउ द लॉजिक हियर 14x + 1 ये भी टोटल कॉइन थे, और वही कॉइन्स को इस रेशियो में बांट दिया गया, तो ये भी टोटल कॉइन्स ही हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉइन्स तो उतने ही थे, केवल रेशियो अलग कर दिए गए हैं। तो रेशियो अलग करने से क्या हुआ, नंबर तो टोटल नहीं बदलेगा। जैसे एज्यूम करो किसी के पास अगर 500 रुपीज़ हैं तो किसी को 400 देता है, दूसरे को 100 देता है। तो अगर 400 और 100 का रेशियो निकालोगे तो रेशियो 4:1 आ जाएगा। बट अगर वो 300 और 200 दे देगा तो रेशियो 3:2 का आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल तो अभी भी 500 है, बट रिलेशन बदल गया है, उनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो जो है वो चेंज हुआ है। तो हियर अगर मैं इक्वेशंस की बात करें तो आई कैन से द 14x + 1 इज सेम एज 11y। सो हम क्या करेंगे, 14x + 1 को हम 11y के बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ समझो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे x है और y है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते थे क्या, वी कैन राइट हियर 14x + 1 = 11y।
अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक इक्वेशन है बट दो अननोन है। बट ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि x और y जो हैं वो डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि जो कॉइन्स होंगे वो या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, पॉइंट में तो होंगे नहीं, आधे तो होंगे नहीं, 1/4 तो होंगे नहीं। दैट मीन्स x और जो y है ये स्पेशल वैल्यूज़ ले रहा है। क्या ले रहा है? स्पेशल वैल्यू ले रहा है। या तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, या डेट इज इन्फिनिट। दैट मीन्स इट्स टेक ओनली नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं लेगा। x और y केवल नेचुरल नंबर टेक कर सकता है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज सिंपल स्पेशल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी क्या है? स्पेशल इक्वेशन है। ओके, स्पेशल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 14x + 1 इक्वल टू हमारे पास क्या बना, जस्ट मिनट, पीछे कितना सम आया था हमारे पास? 11 आया था, राइट। सो दैट मीन्स वी हैव हियर 14x + 1 इज इक्वल टू 11y। और हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो वो मिनिमम वाला टर्म्स भी हमें ध्यान रखना है। वी नीड टू मिनिमाइज द डिफरेंस ऑफ बोथ केस। ओके, एक चीज़ देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है टोटल, ये कहीं ना कहीं से 11 का मल्टीपल है। ये देखो y का वैल्यू है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो या तो ये RHS साइड या तो 11 होगा, y जब 1 होगा, y जब 2 होगा तो 22 हो जाएगा, y जब 3 तो 33 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो RHS साइड है वो 11 का ही मल्टीपल होगा। दैट मीन्स ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये भी कहीं ना कहीं से 11 से कटना चाहिए। तो अब ज़रा सोचो कि कौन सा 11 का मल्टीपल होगा जो 14 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। जस्ट राइट, पहला टर्म्स y का वैल्यू अगर 1 रखा जाएगा, तो y का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो इसका मतलब कि 11 बनेगा। ठीक, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो सॉरी 14x + 1 इक्वल टू 11y। ठीक, एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे y का वैल्यू पिट करता हूँ, तो y का वैल्यू पुट करूँगा तो y 1 हुआ, तो ये वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास बनेगा 11। अब अगर ये 11 बना तो 14x + 1 जो है ये 11 के बराबर हो रहा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू कम से कम 1 होगी। तो 14 + 1 15 हो जाएगा, तो ये y का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं। ठीक, ऐसे y का वैल्यू 2 ले लो आप, तो कितना बन गया? 22 बन गया। ठीक, तो 14x + 1 22 बनाना है। तो भाई 14x + 1 22 कैसे बनेगा? x की वैल्यू 1 रखोगे तो 15 आएगा, x की 2 रखोगे तो 14 2 या 28 + 1 29 हो जाएगा, तो फिर से कम हो गया। जब इस तरीके से आप देखोगे तो आपको एक पता चलेगा कि 11 9 जो होगा वो कितना होगा? 99 होगा। और 11 9 या 99 हुआ, और 14 का टेबल पढ़ो जरा क्या हुआ? 14 5 या 70, 14 6 जा, ठीक है 84, और 14 8 जा 96, और 96 एक सेकेंड या तो 14 कहाँ पर है? 14x + 1 दैट्स इक्वल टू 11y। तो कौन सा 11 का मल्टीपल होगा जो 14 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा? तो 11 तो होगा नहीं, 14 ज़्यादा हो रहा है। 22 हो गया, 14 2 या 28 हो गया, ज़्यादा हो गया। y का 3 रखो, 33 हो गया। 14 2 या 28 अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आप जब इसको ट्राई करोगे आगे तो 5 रख देते हैं, ऐसे रैंडम मैंने रखा है। 11 था जो 55, 14 + 1 55 रखना चाहिए। तो 14 4 जा कितना हो जाएगा बताइए? 56 हो जाएगा, +1 57 बन गए, तो ज़्यादा निकल रहा है। आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि अब ये कहाँ तक जा सकता है। तो जब मैं 1 रख रहा हूँ तो 11 हो रहा है, बट ये कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। देखो 11 और ये 15 डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 4 का। जब मैं 2 रखता हूँ, ठीक, तो ये कितना हो जाता है? 22। ये कितना होगा? 14 2 या 28, क्योंकि भैया 14 + 1 करना है, तो 28 + 1 कितना हुआ? 29। तो डिफरेंस देखो बढ़ता जा रहा है। अब इस नंबर रखना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक। तो 14 इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो, बट अभी उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम केवल लॉजिक यूज़ कर रहे हैं कि आप वैल्यू प्लेस करके देखिएगा। तो 14 5 या 7 11 का, तो 11 8 या 88 हो गया। ऐसे करके देखो 14 5 या 70 हो गया, अभी भी नहीं हुआ। देखो अब आओ ट्राई करो ज़रा। 14 6 या कितना हुआ? 84 हो गया। 11 का कोई मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ो आप इसको, तो इसका 84 के बाद कितना आ जाएगा आपके पास? 14 वाट जा, तो 84 के बाद का 98 आ जाएगा, है ना। तो 98 आ जाएगा, तो 14 7 जा कितना हो बताओ? 98 हो गया। 98 में जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 99 आ जाएगा। और जैसे ही देखो 99 आया, इसका मतलब क्या हुआ? 11 9 या 99 आ गया। तो कहने से कि x की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो 7 बन रही है कि नहीं बन रही? इसका मतलब क्या हुआ?
here total number of coin is a multiple of 11 but one more than multiple of 14. So 99 is the only minimum possible number here which जो कि इस रिलेशन को कंफर्म कर रहा है. ठीक. अच्छा, मिनिमम की वजह से मैं 99 में रुक गया हूँ, ऐसी बात नहीं. इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 14 के मल्टीपल से एक ज़्यादा करने पे 11 का मल्टीपल मिलेगा. ये कोई यूनिक नंबर नहीं है. बट द क्वेश्चन हियर फॉर मिनिमाइजिंग द नंबर, सो यस द लीस्ट नंबर इज़ 99 जो कि 11 का मल्टीपल भी है और 14 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है. 14 7 is 98, 98 plus 1 is 99. So here the for minimizing the case, that's why we are taking here y is equal to 9. उसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया. तो आपको पास आपने जो नंबर एज्यूम करे थे y 3y और 7y और ऊपर आपने नंबर जो लिए थे x में, वो दोनों निकल के आ जाएंगे. सो इन दैट केस द फर्स्ट केस आप देखोगे तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 14x. तो 14x मतलब 98 में उसको कितना मिला 8/14, तो 56 कॉइन मिलेंगे पहले केस पे. और दूसरे केस पे जो खाली 2 केस मिलेंगे उसमें दूसरे केस में हमारे पास जो कॉइन थे 99 है तो उसमें 7/11 पार्ट मिलेगा. रेशियो का डिवीज़न है ये. ठीक. तो इसमें इसको कितने मिल गए 63 कॉइन्स मिल गए. तो यही हमारा डिफरेंस होगा. तो कितना आ गया हमारे पास 56 ऑन 60 का डिफरेंस कितना आ गया 7. सो दैट मीन्स खालिद के बीच में जो दोनों केस के बीच में मिनिमम डिफरेंस हो सकता है वो 7 हो सकता है. ठीक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. इसका एक बार रिपीट करो, कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. लाइक एंड सब्सक्राइब दिस सेशन.